क्या होता अगर आप केपलर 22b पर रहते? अब तक हमने 5000 से अधिक बहिर्ग्रहों की खोज की है। उनमें से लगभग 100 अपने सितारों के रहने योग्य क्षेत्र में हैं और जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। हमारी प्रौद्योगिकियां वहां विदेशी प्रजातियों के निशान खोजने के लिए बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन कृत्रिम बुद्धि के साथ हम कम से कम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पास मौजूद डेटा के आधार पर उन ग्रहों पर जीवन कैसा दिख सकता है, और हम यह निर्धारित करने का प्रयास कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है या नहीं पृथ्वी के अलावा कहीं और। कोई ग्रह हमारे ग्रह से जितना अधिक मिलता जुलता है, उस पर जीवन की संभावना उतनी ही अधिक होती है। तो सबसे पहले हम केपलर 452b के बारे में जानेंगे, वह बहिर्ग्रह जिसे वैज्ञानिक दूसरी पृथ्वी कहते हैं। यह सौर मंडल से 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर तारामंडल सिग्नस में स्थित है। केपलर 452b की कक्षा इसके तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जो हमारे सूर्य से केवल 20% अधिक चमकीला है। केपलर पर एक वर्ष 385 पृथ्वी दिवसों तक रहता है, लगभग पृथ्वी के समान। ग्रह की सतह पर औसत तापमान लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस है। यह पता चला है कि केपलर पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। इसका मतलब है कि वहां जीवन विकसित हो सकता है। यदि यह एक चीज के लिए नहीं होता तो ग्रह पर स्थितियां पृथ्वी के समान हो सकती हैं। केपलर हमारे ग्रह से 60% बड़ा है, जिसका अर्थ है कि इसका गुरुत्वाकर्षण 2 गुना मजबूत है। फिर भी जीवन ऐसे गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल हो सकता है। शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण केपलर पर झाड़ियां और छोटे पेड़ उग सकते हैं। वे जमीन पर फैल जाएंगे और बीजों के बादल हवा में फेंक देंगे। चूंकि केपलर पर हवा का घनत्व पृथ्वी की तुलना में 5.5 गुना अधिक है, बीज आसानी से जमीन के ऊपर तब तक तैर सकते हैं जब तक कि वे खाए नहीं जाते। चूंकि उच्च गुरुत्व के कारण ग्रह की सतह पर होना लगभग असंभव है, इसलिए केपलर पर सारा जीवन संभवतः हवा में स्थानांतरित हो जाएगा। और यहाँ सबसे पहले आप विशालकाय उड़ने वाले जीवों से मिल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चलता है कि वे लंबी पूंछ और शक्तिशाली पंखों वाली स्टिंगरे के समान हो सकते हैं। वे हमें हवा की धाराएं भेजते हुए पकड़ लेते हैं और उड़ जाते हैं, कभी जमीन पर नहीं उतरते। ये जीव शाकाहारी हैं। खुद को खिलाने के लिए वे तैरते हुए बीजों के बादलों के बीच से उड़ते हैं और उन्हें अपने विशाल गोल मुंह से पकड़ लेते हैं। पृथ्वी पर हम्पबैक व्हेल इसी तरह अपना भोजन मुंह खोलकर प्राप्त करती है। वे छोटी मछलियों के एक समूह में तैरते हैं और अपने जबड़े बंद कर लेते हैं और शिकार अंदर ही रह जाता है। लेकिन व्हेल के विपरीत केपलर 452b ग्रह से आने वाली महान वायु किरणों के प्राकृतिक दुश्मन है। पहली नजर में गुब्बारे के आकार का बीटल एक विशाल स्टिंगरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन ये शिकारी हमेशा समूहों में शिकार करते हैं। कार्बन छोड़ने वाले बैक्टीरिया उनके हवा के बुलबुलों में रहते हैं। इस तरह भृंग शिकार को ट्रैक करते हुए जमीन के ऊपर मंडरा सकते हैं। जब वे प्रार्थना करते हैं तो वे अचानक बुलबुले से कार्बन छोड़ते हैं और बिजली की गति से हमला करते हैं। बाज उसी तरह शिकार करते हैं। जब कोई पक्षी अपने शिकार को नोटिस करता है तो वह 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से सीधे नीचे की ओर गोता लगाता है और उसे पकड़ लेता है। केपलर 452b पर मुक्त गिरावट का त्वरण पृथ्वी पर 2 गुना है, 20 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। इसका मतलब है कि भृंग बाज की तुलना में तेज हो सकते हैं। जब वे अपने शिकार से आगे निकल जाते हैं
तो वे अपने लंबे पंजे का उपयोग करके सिरों पर हुक लगाकर उससे चिपक जाते हैं। इस प्रकार भृंगों का झुंड एक विशाल उड़ने वाली स्टिंगरे को गिरा सकता है और उसे जमीन पर गिरा सकता है। वहां पीड़ित को अब बचाया नहीं जा सकता है और कीड़े धीरे धीरे जीवित शिकार को खा जाएंगे। फिर उनके बुलबुले धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएंगे और नए शिकार की तलाश में कीड़े हवा में उठेंगे। लेकिन यह सिर्फ भृंग नहीं है जो हवा की किरणों को धमकी देता है, तरल रूप में पानी पा सकता है और प्रजनन के मौसम में यह जीवन से भरा होता है। ग्लिसे ऑफ पेंटापोड्स की एकमात्र बड़ी प्रजातियां यहां संतान छोड़ने के लिए ट्वाइलाइट जोन में आती हैं। गर्म और ठंडी हवा की धाराएं एक शक्तिशाली हवा बनाती है जो ग्रह के चारों ओर अपने हजारों छोटे लार्वा ले जाती है। इस परिणाम में लार्वा ग्लिसा के किस आधे हिस्से पर समाप्त होगा यह तय करता है कि यह क्या बनेगा। इसे बहुरूपता कहते हैं। चींटियां पृथ्वी पर इसी तरह प्रजनन करती है। जब एक रानी अंडे देती है तो उनमें से प्रत्येक में जीन का एक ही सेट होता है, लेकिन कार्यकर्ता और रेत सैनिक दोनों ही उनसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। ग्लिसा पर लार्वा क्या बदलेगा यह हवा द्वारा निर्धारित किया जाता है। पेंटापोड्स की उपस्थिति और उत्तरजीविता की रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि वे किस ग्रह पर समाप्त होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्राणियों को मकड़ियों की तरह दिखने की कल्पना करता है, लेकिन बिल्ली के आकार का। उनके 5 पैर एक घेरे में होते हैं ताकि वे जल्दी से दिशा बदल सकें और उनके 3 तंबू उन्हें शिकार को जल्दी से पकड़ने की अनुमति देते हैं। वे पेंटापोड जो ठंडे और अंधेरे गोलार्ध में उगते हैं, फर और छोटे चमकदार धब्बों से ढके होते हैं। उन्हें शिकार को लुभाने की जरूरत है। फायरफ्लाइज का एक स्थानीय एनालॉग, ये भृंग ग्रह के ठंडे आधे हिस्से में भूतापीय क्षेत्रों में रहते हैं। वे मिट्टी के ज्वालामुखियों और गीजर के अंदर हैं। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ग्लिसे के बर्फीले गोलार्ध पर जुगनू संचार करने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग करते हैं और पेंटापोड्स ने अपने शिकार को फंसाने के लिए उनकी नकल करना सीख लिया है। लेकिन ग्लिसा के गर्म किनारे पर समाप्त होने वाले लार्वा कम भाग्यशाली हैं। वहां पेंटापोड अलग दिखते हैं। फर के बजाय उनके पास चिकनी प्रकार का कवच होता है जो सूर्य की किरणों को दर्शाता है। उनके शरीर पर अब चमकदार धब्बे नहीं होते हैं, लेकिन वे जालियों पर ग्रंथियां विकसित कर लेते हैं जो जहर पैदा करती हैं। ग्लिसा के इस गोलार्ध में जीवित जीव पत्थरों और चट्टानों की छाया में छिप जाते हैं। यहीं पर पेंटापोड अपने शिकार का शिकार करते हैं। डेजर्ट बीटल पेंटापोड अपने जहरीले तंबू को बीटल के घोंसले में चिपका देता है, पीड़ित को पंगु बना देता है और तुरंत उसे खा जाता है। लेकिन अगर इसके पास सैनिक भृंग के बचाव में आने से पहले बचने का समय नहीं है तो यह खुद शिकार बन सकता है। ये कीड़े बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं और पेंटापोड्स का शिकार भी कर सकते हैं। वे चिटिनस कवच में कमजोरी पाते हैं और जानवर के शरीर में काट लेते हैं। और एआई गणना के अनुसार यदि पर्याप्त बग हैं तो पेंटापोड बच नहीं पाएगा। पहली नजर में ग्लिसा 667 सीसी पर जीवन की स्थितियां बहुत कठोर लगती हैं, लेकिन वास्तव में 2 गोलार्धों की सीमा पर ट्वाइलाइट जोन में लोग भी सहज महसूस कर सकते थे, हालांकि केवल कुछ समय के लिए। बात यह है कि ग्लिसे तथाकथित ज्वारीय ताप के अधीन है। ग्रह की कक्षा की खासियत के कारण इसकी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है और आंतरिक भाग को लगातार गर्म करती है। इस वजह से
ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों और गीजर की संख्या बढ़ती जा रही है और सतह पर तापमान बढ़ता रहता है। 2013 में नासा के वैज्ञानिकों ने पाया कि ज्वार पृथ्वी की तुलना में 300 गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि संभव हुआ तो जल्द ही यह निर्जन हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे ग्रहों के निवासी अभिशप्त हैं, खासकर अगर ये प्राणी बुद्धिमान जीवन रूप हैं। यह आर्कटुरस है, बूटीज तारामंडल का एक लाल दानव और उत्तरी गोलार्ध का सबसे चमकीला तारा, जो हमारे सूर्य से 110 गुना अधिक चमकीला है। वर्तमान तकनीक हमें आर्कटुरस जैसे विशाल सितारों के आसपास एक्सोप्लैनेट खोजने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है। इसका प्रकाश ग्रह के गोलार्ध से गायब हो सकता है, जहां रात होनी चाहिए। यह मस्तिष्क में मेलाटोनिन चक्र को बदल सकता है और अलग तरह से सोएगा। उदाहरण के लिए लगातार 8 घंटे नहीं बल्कि दिन में 4 बार 2 घंटे। एक है अधिक सुविधा, यहाँ लोगों को अतिरिक्त ऑक्सीजन से लगातार थोड़ा चक्कर आना होगा। सभी नुकसानों के बावजूद अल्फा सेंटोरी ए मनुष्यों के लिए आदर्श ग्रह होने के सबसे करीब है। ध्यान रखें कि एआई पृथ्वी पर जीवन कैसा दिखता है, इसके आधार पर एक्सोप्लैनेट तैयार करता है और इन ग्रहों की भौतिकी के बारे में डेटा। लेकिन क्या होगा यदि आप इसे बिना किसी अतिरिक्त इनपुट डेटा के एक आदर्श रहने योग्य ग्रह दिखाने के लिए कहें? मैंने एआई से यह दिखाने के लिए कहा कि पृथ्वी से एक आदर्श ग्रह की पहली मानव यात्रा कैसी दिखेगी, और यह वही है जो दिखाया गया है।